अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ एडवोकेट मोमना शहजीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिस्कशन ऑन लॉ एंड पॉलिटिक्स। आज का जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो अबेटमेंट के बारे में है कि अबेटमेंट की जो ऑफेंस है उसकी नेचर क्या है, अबेटर कौन होता है और अबेटी कौन होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि जो हम अपनी ऑफेंस पढ़ते हैं ये कौन से चैप्टर में मौजूद है, किस सब्जेक्ट का टॉपिक है। पाकिस्तान पिनल कोड जो है उसको हमने स्टार्ट किया हुआ है, उसके डिफरेंट टॉपिक्स, उसके डिफरेंट कॉन्सेप्शनल टॉपिक्स जो के जुर्म की नवयत और उसको उसके मालो अफवाल के अंदर बहुत अहम तस्वुर किए जाते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्राइम करते हैं वो भी डिस्कशन में मैं लाती रहती हूँ, उसके ऊपर जो नोट्स हैं मैं क्रिएट करती हूँ। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है अबेटमेंट से रिलेटेड है और उसकी आम डेफिनेशन क्या होती है, लॉ के अंदर उसका क्या सीन है, ठीक है, उसके बारे में क्या और ऑफेंसेस हैं, किस तरह की सजाएं उसके अंदर शामिल हो जाएं तो अबेटर की जो सजा है वो बढ़ सकती है। तो खैर ये तमाम की तमाम चीजें जो है मैं डिस्कस करूंगी। ये हमारा जो अबेटमेंट है इसका कॉन्सेप्ट हमारा चैप्टर 5 बनता है और इसके जो सेक्शंस हैं वो 107 से लेकर 120 तक जाते हैं, यानी कि 107 से लेकर 120 तक मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस के साथ हम जो अबेटमेंट है उसके कॉन्सेप्ट को डील करते हैं। अब जो हम कोई भी चीज पढ़ते हैं खास तौर पर लॉ के अंदर और ऑफेंसेस का जब तस्करा हो तो उसके अंदर उसके एलिमेंट्स को निकालना और उसकी डिस्कशन करना और उसको वन बाय वन कंसिडरेशन में लाना बहुत जरूरी होता है। अब ये क्यों जरूरी होता है? क्योंकि हमें पता है कि जो इसका प्रैक्टिकल सेंस डेवलप होती है वो हमारे एफआईआर के कटने से होती है। और जब कोई शख्स कोई ऐसा ऑफेंस करता है कि जिसके अंदर एफआईआर कटवानी पड़ती है तो वहां पर बेसिकली एलिमेंट्स ही देखे जाते हैं किसी भी सजा के, कि उसके क्या एलिमेंट्स हैं और वो क्या क्या उसने ऐसे मूड सर अंजाम दिए हैं और स्पेसिफिक ऑफेंस कौन सी बन रही है कि वो एफआईआर के अंदर दर्ज की जाए। आपको इस चीज का नॉलेज है कि जो हमारी एफआईआर है उसके कॉलिंस होते हैं और उसके अंदर उसकी दफात का तस्करा होता है कि कौन सी दफा लगाई जाएगी। तो वो किस चीज पे बेस करती है, वो उसी तौर पर आप किसी भी शख्स के कंडक्ट को जुर्म कह सकते हैं जब आपको उसके एलिमेंट्स का पता हो कि ये सजा बनेगी कौन सी। तो उसके बगैर अगर आपको नई नॉलेज, तो फिर आप जहां पर थेफ्ट लगाना होगा वहां पे आप डकैती लगा देंगे, जहां पे डकैती कॉन्सेप्ट ऐड करना वहां पे आप लगा देंगे चोरी। और फिर उसके बाद आप ये देखिए कि एक लॉयर के साथ एक पुलिस वाले को भी इन चीजों का नॉलेज होना चाहिए। तो बाद दफा होता कुछ यूं है कि एफआईआर गलत कटवाई जाती है और उसके अंदर दिफात का तस्करा जो है वो गलत कर दिया जाता है। फिर जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्राइम देखते हैं तो आप कहते हैं भाई ये तो ऑफेंसिव बनती नहीं थी। खैर इस चीज को शॉर्ट करते हुए मैं अपने जो है वो मुतल्लिका टॉपिक पे आती हूँ जो कि हमारा अबेटमेंट का है, कि ये क्राइम कैसे है, ऑफेंस कैसे है, उसके अंदर कौन सी चीजें शामिल है। तो एक बार ये चीज नोट कर लें कि हमारा चैप्टर है, ये चैप्टर 5 है अबेटमेंट का। इससे पहला हमारा जो था वो पनिशमेंट से रिलेटेड था और उसके अंदर हमने जो है वो डिफरेंट चीजों का तस्करा किया था। जनरल एक्सेप्शंस का हमारा टॉपिक है वो क्लियर हो चुका है, उससे पहले पनिशमेंट्स वाला था जिसके अंदर सजाओं का जिक्र था, तो वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मेरा जो इन टॉपिक्स हैं उनको इस तरह से रिवाइज करने का या उनको इस तरह से बताने का मोटिव ये है कि एक बार हम अपनी बुक गो थ्रू कर लें कि इसके अंदर हम किस किस्म के कॉन्सेप्ट्स में हम पढ़ते हैं। तो अबेटमेंट जो है वो उर्दू में अगर हम इसको देखें तो इसे आनत, आनत और दूसरे अल्फाज में तरगीब जुर्म कहते हैं। अब बाज़ दफा होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके आम मतलब ठीक बनते हैं लेकिन जब वो किसी और वर्ड के साथ जुड़ के बनती हैं तो उनका मतलब निगेटिविटी में चले जाता है। बहरहाल जो अबेटमेंट का वर्ड है या उसका जो कॉन्सेप्ट है वो इन सेंस ही एक नेगेटिव वर्ड है। अब अबेटमेंट की अगर आप सिंपल डेफिनेशन देखें, हम पाकिस्तान पिनल कोड की डेफिनेशन या उसके एक्सप्रेशंस में भी नहीं जा रहे, तरीकाकार ये होता है कि एक वर्ड का आप सिंपल मीनिंग भी देखें कि उससे क्या मुराद है, फिर वो आपको एक्चुअल सेंस जो कि आपने लॉ में पढ़नी है उसके पढ़ने में आपको काफी हेल्प देता है।
अब जो मैंने डेफिनेशन यहाँ पे कंसल्ट की वो कैम्ब्रिज डिक्शनरी की है, और उसके अंदर आपको अबेटमेंट की डेफिनेशन कुछ इस तरह से मिलती है। द एक्ट ऑफ हेल्पिंग और encouraging someone to do something wrong or illegal। पहली चीज तो आप ये चीज समझ लें कि जो अबेटमेंट है वो एक ऐसा एक्ट है कि जिसमें एक शख्स किसी की हेल्प भी कर सकता है और उसे एनकरेज भी कर सकता है। मतलब खुद भी उसके अंदर शरीक हो सकता है या उसे कह सकता है कि भाई तुम करो। तो ये जो दो एलिमेंट्स हैं ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ये पूरे के पूरे चैप्टर में आपको कहीं ना कहीं नजर आएंगे कि बेटर या तो एनकरेज भी कर रहा है, इंस्टिगेट भी कर सकता है, लोगों को कॉन्स्पायरेसी में एंगेज भी कर सकता है, खुद भी एंगेज हो सकता है, या सहूलतकार भी बन सकता है। तो ये तीन तरह के वामिल जो है वो एक बेटर सर अंजाम दे सकता है। तो इसके सिंपल लैंग्वेज में ही आप देख लें, सच एक्ट्स विल बी ट्रीटेड एज अबेटमेंट टू फ्रॉड। इट वुड बी रॉन्ग टू ट्रीट द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट लाइटली। ये इसकी एक सिंपल डेफिनेशन थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की और उसकी डिक्शनरी की। तो उसमें उन्होंने ये चीज बताई है कि ये जो एक्ट है, पहले तो आप सिंपली माइंड में रखें ये हेल्पिंग और एनकरेजिंग का सिलसिला है कि एक शख्स जो है, उर्दू में हम एक वर्ड बोलते हैं वर्ग लाना, और वर्ग लाने का जो वर्ड है वो बड़ा ही मानी खेज है उर्दू के अल्फाज में कि एक शख्स जो है वो किसी दूसरे को वर्ग ला रहा है। अब इसमें इंस्टिगेट करने का कॉन्सेप्ट इंग्लिश में आ जाता है, और इंस्टिगेट का वर्ड भी नॉर्मली नेगेटिव सेंस में ही यूज होता है। अगर आप एक सिंपल इंस्टिगेट के वर्ड को भी लें कि किसी शख्स को उकसाना किसी बुरे काम के लिए, तो ये एक सिंपल डेफिनेशन होगी। इसमें आप ये देख लिए कि एक्ट आपका रोंग हो सकता है, इलीगल हो सकता है, दोनों सूरतों में से हो सकता है। और बेटर क्या काम करता है, वो एनकरेज कर रहा है दूसरे पर्सन को कि हाँ भाई बढ़ोतरी दे रहा है, सीख दे रहा है कि भाई करो करो, जबकि वो काम ठीक नहीं है। और हेल्पिंग करता है। तो ये तो हमारी होगी सिंपल डेफिनेशन इस चीज की कि भाई ये चीज क्या कहलाती है। अब हम अपनी डेफिनेशन आ जाते हैं, थोड़ा इसको इस लिहाज से देख लेते हैं कि मैं आसानी हो उर्दू में भी समझने में और फिर इंग्लिश में भी इसका मैं आपको बताऊंगी। अच्छा जी, अब ये देखिए, इसके अंदर जो वर्ड उर्दू में यूज होता है, उर्दू का इस लिहाज से मैं इंपॉर्टेंस देती हूँ दोनों लैंग्वेजेस को ही, कि हमारी ड्राफ्टिंग कई जगहों पर ऐसे ही होती है कि उर्दू में भी अब तक हो रही है, उर्दू इंग्लिश दोनों में होती है। तो आपको उर्दू का समझना भी बहुत जरूरी है, सिर्फ इंग्लिश के अंदर नहीं। तो जो ऑफेंस होती है उसकी कोई लैंग्वेज नहीं होती। बाज दफा आपको किसी चीज को एलेबोरेट करने में आपको उर्दू में आसानी रहती है, तो बाज दफा इंग्लिश में आसानी रहती है। अच्छा जी, अब इसको उर्दू में हम किस तरह से डील करते हैं वो जरा देख लें। उर्दू में इस अबेटमेंट के लिए जो वर्ड यूज होता है वो आनत का वर्ड यूज होता है, और तरगीब जुर्म का। अब आनत क्या वर्ड है, ये एक उर्दू जुबान का लफज है, अरबी जुबान का लफज है, लेकिन इसकी मीनिंग्स क्या है, मदद, इमदाद या सहारा करना। आनत का अंग्रेजी मुताबिक लफ्ज अबेटमेंट है जो बिलखसूस इर्तिकाब जुर्म में आनत के मफहूम में इस्तेमाल होता है। यानी कि आनत जो है वो ये भी हो सकता है किसी की मुश्किल में मदद करना, किसी को मुश्किल में इनकरेज करना कि भाई वक्त गुजर जाएगा, अब मूव ऑन करें। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर यह है कि जुर्म की तरगीब देना, जो अबेटमेंट का वर्ड है वो है ही जुर्म की तरगीब देना। आपने ये अपने माइंड में रखना है। अब किस तरह से मैं बताने लगी हूँ, कोई शख्स जो दीदा और दानिस्ता गलत बयानी से या किसी ऐसे वाक्य के दीदा और दानिस्ता अखफा से, अखफा का मतलब होता है मख्फी रखना, यहाँ पर रुक जाते हैं। और मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से बता दूं कि हमारी जो ऑफेंस है इसके टू बेसिक एलिमेंट्स हैं, जिसके अंदर नंबर वन, एक शख्स की मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट करना। और मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है, विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन, यानी कि ऐसा नहीं है कि उसे खुद भी नहीं पता और वो किसी दूसरे को बता रहा है और बाद में वो गलत बयानी मुतसव्वर हो, नहीं, उसे पता है कि वो जो चीज दूसरे शख्स को बता रहा है वो गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उसको मिसगाइड कर रहा है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से वो मिसगाइड कर रहा है। अच्छा, क्या है, विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन का था। और दूसरा क्या है, विलफुल कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट, कि ऐसा फैक्ट जिसके बारे में उसको बताना चाहिए था और उसे छुपाना नहीं चाहिए था कुछ भी, लेकिन उसने छुपाया।
उसने क्या किया, कंसीलमेंट की, किसकी, मटेरियल फैक्ट की। अब तरह हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको अपने कानून शहादत ऑर्डर के साथ जोड़ लें, तो वहां पे जो फैक्ट्स का कॉन्सेप्ट है आपको पता है उसकी बहुत अहमियत है। उसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है कि फैक्ट्स, और फिर इशू फैक्ट किस तरह से है, लॉ के फैक्ट क्या है, फैक्ट इन इशू क्या है, फैक्ट लॉ का फैक्ट जो है वो क्या है, कहाँ तक जो है वो अदालतें फैक्ट इन इशू की बात करती हैं, फिर कहाँ पे लॉ के फैक्ट के बारे में बात की जाती है। तो ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। और फाइलिंग ऑफ सूट में मटेरियल फैक्ट मैटर्स द लॉ। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि मटेरियल फैक्ट को ही छुपाने की कोशिश की जा रही है। नंबर वन क्या है, विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन। नंबर टू, कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट। अब देखिए इसकी ज्यादा तौर पर डेफिनेशन है और वो हम जरा पढ़ते हैं। अ पर्सन, कोई भी शख्स है, हु बाय विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन और बाय विलफुल कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट विच ही इज बाउंड टू डिस्क्लोज, कि वो बाउंड है, ड्यूटी बाउंड था कि भाई उसने बताना है, उसने नहीं बताया। क्या है, गिल्टी इंटेंशन, यकीनी तौर पर। वॉलंटरली कॉजेज और प्रोक्यूर, यहाँ पर क्या है कि वो किसी शख्स को जो कि उस काम को या तो खुद करना चाह रहा है या फिर उसको उकसाया जाता है। यानी कि अबैटी एक ऐसा शख्स हो सकता है जो खुद भी अबैटर के साथ मुलव्वस हो कि भाई ठीक है हम करते हैं। दूसरी सूरत हाल ये हो सकती है कि वो शख्स नहीं करना चाहता बट वो उकसा रहा है कि भाई तुम करो, बेनिफिट है, तुम्हें भी मिलेगा मुझे भी मिलेगा, या जो फायदा होगा उसका हाफ ऑफ करेंगे, ऐसा कुछ फायदे के लिए किसी इंसान को उकसाया जा रहा है। तो ये सूरत हाल हो सकती है। और अटेम्प्ट्स टू cause or procure a thing to be done is said to instigate the doing of that thing, यानी कि वो उस चीज के करने के लिए उसके उकसाने की कोशिश कर रहा है। अब ये इमटेरियल है, अबेटमेंट की कंप्लीशन के लिए ये इमटेरियल है कि आया कि जिस शख्स को इंस्टिगेट किया जा रहा है उसकी अपनी भी कोशिश थी कि नहीं थी। हम मजीद आगे ऐसी चीजें पढ़ेंगे कि कंप्लीशन ऑफ अबेटमेंट जो है वो कब कंप्लीट हो जाती है, वो हो जाती है उसके लिए किसी कमीशन, किसी ऑफेंस का कमिट होना, दूसरे शख्स का उसके अंदर मुलव्वस होना या उसके साथ मुत्तफिक होना, ये सारी इमटेरियल बातें हैं। इसका अबेटमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर एक शख्स गिल्टी माइंड के साथ इंस्टिगेट करता है, और चाहे वो एक्ट होता है जिसके लिए इंस्टिगेट करता है या नहीं होता, वो कम अज कम बेडमेंट की जो ऑफेंस है वो कमिट कर चुका है, क्योंकि उसने जो अपनी दिमाग की गंदगी थी वो किसी दूसरे तक पहुंचा दी हुई है। ठीक है, तो उसने क्या किया, बेडमेंट कंप्लीट कर लिया। अच्छा, ये हमारा जो सेक्शन है ये 107 है कि जिसके अंदर अबेटमेंट के एक्सप्रेशन जो हैं वो डिफरेंट तरीके से बयान शुदा हैं। इसमें आप देखिए कि जो अहम चीज है वो ये है कि 3 पॉइंट्स मेन है इसके अंदर। और 3 पॉइंट्स किस तरह से मेन है कि इसके अंदर बकायदा तौर पर एक्सप्लेनेशंस बहुत हैं इस चैप्टर में, नो डाउट, और हर चीज को बड़े अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। आई एम टॉकिंग अबाउट माई बेयर एक्ट। जो बेयर एक्ट है उसी के अंदर काफी एक्सप्लेनेशन के साथ उसको समझाने की कोशिश की गई है। नंबर वन है इंस्टिगेट टू कॉन्सेप्ट। इंस्टिगेट, उकसाना, किस चीज के लिए, इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू दैट थिंग, कि तुमने करना है, उकसाना पहला। सेकेंडली, engage with one or more other person or person in any conspiracy। अब यहाँ पर रुक जाए, सवाल ये पैदा होता है कि लोगों की तादाद से फर्क नहीं पड़ता अमेंडमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन पे, एक शख्स के साथ भी हो सकती है, ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। पहला पॉइंट, पहला एलिमेंट हमारे पास ये आता है। दूसरी चीज आती है कॉन्स्पायरेसी, एक साजिश है जो हो रही है, फॉर द डूइंग ऑफ दैट थिंग, if an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy and in order to do the doing of that thing। देखिए, कॉन्स्पायरेसी के साथ कोलेटरल है, इंस्टिगेट करना भी और इंगेज करना भी। अब हुआ कुछ यूं पर, यहाँ पर है हमारी जो सेकंड एक्सप्लेनेशन है इसकी 107 की, कि ये जो एक्ट होगा ये इन परसुएंस ऑफ कॉन्स्पायरेसी होगा, यानी कि किसी साजिश के नतीजे में हो रहा है। और उसके अंदर अब ये नहीं देखा जाएगा कि कौन सा शख्स
जो था वो पहला शख्स था जिसने ये किया, और बाकी तो इनोसेंट थे। ठीक है, और वो उसके कहने पे एक कॉन्स्पायरेसी में शामिल हुए नहीं। आपकी इंगेजमेंट ही काफी है। बेशक आप पहले मरहले पे थे कि जब लोगों का जो है वो इकट्ठा होना हुआ, और सेकंड टाइम जो था वो इस चीज का था कि प्रेपरेशन ऑफ ऑफेंस होती, तो आप तो तब आए थे। आप तो प्लानिंग में शामिल ही नहीं थे। ऐसा नहीं है। जब आप उस कड़ी में जो चल रही थी ऑफेंस की कमीशन तक, उसमें से किसी एक में भी शामिल थे, बेशक आप प्लानिंग में शामिल नहीं थे, आप प्रेपरेशन ऑफ ऑफेंस के वक्त आए, या आपका जो किरदार था वो आपने निभाया, तो आप बेटर है। आप उस कॉन्स्पायरेसी का हिस्सा हैं। आप उससे ये नहीं कह सकते कि मैं प्लान का हिस्सा नहीं था। कोई भी एक्ट जो आपने उसके प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस में किया, बहुत अच्छा वर्ड ये यूज हो रहा है, प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस हैं अबेटमेंट के, उसके अंदर आपने किया है, तो आप क्या हैं, अबेटर हैं। वट एवर के आप चेन के कौन से मोहरे थे, वो जो है वो काबिले तसव्वुर नहीं है पॉइंट। थर्डली चीज है इंटेंशनली एड्स बाय एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन। अब यहाँ पर बड़े मजे की बात यह है कि दो एक्सप्रेशन आ रहे हैं, हम हमेशा ये पढ़ते हैं, एक चीज होती है एक्ट और दूसरी चीज होती है ओमिशन। ओमिशन होता है किसी चीज का ना करना, और लीगल ओमिशन ये है कि किसी चीज का ना करना ही कानून ने बताया था कि भाई आपने नहीं करना, और एक्ट आपने करना है। अब यहाँ पे है इलीगल ओमिशन का कॉन्सेप्ट। इलीगल ओमिशन क्या हुआ? इलीगल ओमिशन जो है वो ये चीज है कि कानूनी तौर पर आपको कुछ करना था, या किसी पब्लिक सर्वेंट ने कुछ करना था, और आपने उसके करने में रखना डालने के लिए और किसी का सहूलतकार बनने के लिए उसे मिसगाइड किया, और ताकि वो जो ओमिशन है, उसकी जो ओमिशन है वो इलीगल ओमिशन बन जाए। इसकी मिसाल भी बड़ी अच्छी है कि जैसे कोई पब्लिक सर्वेंट है और किसी उसने किसी शख्स को पकड़ना था, और आप अंदर आके टपके और आपने उसे बताया कि भाई तुम जिस शख्स को पकड़े हो वो तो ये है, जबकि हकीकत में वो वाला शख्स वो नहीं है। आपने क्या किया कि उसकी पब्लिक जो सर्वेंट की कैपेसिटी थी उसको एक रॉन्गफुल एक्ट के अंदर धकेल दिया कि वो ऐसे शख्स को लेकर जाएगा जो वो नहीं है। लेकिन आपने सहूलतकारी की उस शख्स की कि जिसको पकड़ना था। आप बेटर की सेंस में आ गए। तो ये सेंस बनती है हमारी बेटर की। इसमें तीन तरह के पॉइंट्स शामिल हैं कि नंबर वन इंस्टिगेट करते हैं, नंबर टू आप इंगेज हो रहे हैं, नंबर थ्री आप इंटेंशनली एड करते हैं। ये तीन चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट अबेटमेंट के कॉन्सेप्ट के अंदर। जैसे कि मैंने बताया 107 से 120 तक ये चीज चलती है। तो इसके अंदर मुख्तलिफ चीजें हैं, मसाले हैं, वो भी साथ साथ कवर हो जाएंगी, बताऊंगी मैं। अब हमारी डेफिनेशन बनती है अबेटर की, कि एक शख्स जो अबेटर है उसकी सेंस क्या बनती है, कि एक शख्स का कमीशन करना ऑफेंस में, एक शख्स का कमीशन में क्रिएट अपनी जो लाइबिलिटी है वो सामने ना लाना, पीछे रहकर काम करवाना, कमीशन का ऑफेंस का कमिट हो जाना ना होना। तो क्या अबेटर की जो कैपेसिटी है उसको मतलब नजरअंदाज करती है या उस पर असरअंदाज होती है कि नहीं होती? बेटर की, और बड़े गौर से सुनिए, इस सेक्शन इसका 108 है, और इसके क्या वर्ड्स हैं। उर्दू में तरगीब दहिंदा भी कहते हैं इसे, अबीटर अबेटर को तरगीब दहिंदा। और इसके लिए जो एक और लफ्ज यूज होता है वो मुय्यन है। मुय्यन। मुय्यन किस तरह से? कहते हैं कोई शख्स किसी जुर्म में आनत करता है, जो ख्वाह किसी जुर्म के इर्तकाब में या किसी फेल के इर्तकाब में आनत करे जो जुर्म होता, अगर इसका इर्तकाब ऐसा शख्स करता जो कानून की रूह से मुय्यन किसी नीयत और इल्म के साथ जुर्म का इर्तकाब करने के काबिल हो। अब हमारा एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि भाई अबेटर की सजा क्या होती है? एक शख्स जो इंस्टिगेट करता है, एक शख्स है जो कमिट कमिट करने वाला है, तो क्या इन दोनों में फर्क है? तो कहते हैं कि भाई बात यह है कि दोनों की ही बराबर की सजा है। बेटर की बिकॉज ऑफ गिल्टी माइंड। मेरे नजदीक अगर मैं अपनी पर्सनल इसके बारे में अपना कॉन्सेप्ट पेश करूं, तो मुझे ये चीज लगती है कि जो शख्स अबेटर है वो एक अक्यूज्ड की निस्बत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो एक गिल्टी माइंड पर्सन है। आज उसने किसी को उकसाया है, कल किसी और शख्स को उकसा सकता है। जबकि एक शख्स तो कमिट करेगा, हो सकता है वो अपने इस एक्ट पे बहुत नादम है,
और उसे सजा मिल जाए उस चीज की, लेकिन वो आइंदा वो ना करे। लेकिन जो एक गिल्टी माइंड शख्स है, आज उसने एक शख्स को मोहरा बनाया, कल किसी दूसरे को मोहरा बनाएगा। तो बिल्कुल 100% ये चीज ठीक है कि जिस तरह की ऑफेंस की इंस्टिगेशन करता है उसको वैसे ही सजा मिलनी चाहिए। इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है कि एक शख्स जो बेटर है वो बहुत गिल्टी माइंडेड पर्सन होता है, और वो फिर आज किसी को उकसाता है, कल किसी को उकसाएगा, और फिर उसने कहना भाई मोहरा तो मैं किसी और को बना रहा हूँ ना, तो कौन सा मुझे सजा मिलनी है। तो इसलिए ऑफेंस रखी है कि भैया बेटर की भी उतनी सजा है। अब हम जरा इसकी जो है बेसिक डेफिनेशन की तरफ आ रहे हैं। अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस हु अबेट्स ईदर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस और द कमीशन ऑफ एन एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस। सबसे पहली चीज क्या आती है कि ये मटेरियल है, कि अगर कोई कहे भाई मैंने कमीशन ऑफ ऑफेंस में अबैटमेंट तो नहीं की, मैंने तो उससे मिलते जुलते एक्ट में अबैटमेंट की थी, मुझे नहीं पता था कि ये कमीशन ऑफ ऑफेंस ये हो जाएगी, ऐसा कोई उजर नहीं देखा जाएगा। आपकी तरफ से बुराई आ गई और वो इंस्टिगेशन थी, आप तक दूसरे बंदे तक पहुंच गई, और उसके अंदर आपका चाहे इतना सा भी रोल था, आप बेटर हैं। क्या आता है, अब बेशक वो कोई मेन ऑफेंस नहीं थी, लेकिन ऑफेंस के अमल में कोई ऐसी चीज थी जिसमें आपने सहूलत फराहम की, तो भी आप बेटर हैं। तो ये फर्क नहीं करना कि बैट्स इधर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस or the commission of an act which would be an offense if committed by a person capable of law। अच्छा, दूसरी चीज आती है, तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, कैपेबिलिटी अकॉर्डिंग टू लॉ। तो कहते हैं कि भाई आपने कमीशन ऑफ ऑफेंस के अंदर बैटिंग की, या फिर आपने उससे मिलते जुलते किसी एक्ट में की जो कि इन फ्यूचर कोई ऑफेंस बनता, दोनों बराबर हैं। मजीद ये कि आपको वैसे ही सजा मिलनी है जैसे एक कैपेबल शख्स अगर कानून के खिलाफ जाकर उस तरह का फेल सर अंजाम देते हैं। अब यहाँ पर ये कैपेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्यों आता है, मैंने आपको अगेन ये चीज बताई थी कि हमारे एक्सेप्शंस में जो हमारा जनरल एक्सेप्शंस का कॉन्सेप्ट चल रहा है वो इसीलिए पहले चैप्टर ऐड कर दिया गया है कि अब हमारी ऑफेंसेस में जब जब ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा तो वो एक्सेप्शंस में डील किया जाएगा। जिस तरह से एक माइनर शख्स है और एक अनसाउंड पर्सन है, तो हम उसे ये नहीं कह सकते कि भाई ये बेटर है, इसने जी अबेटमेंट की है। नंबर वन, कोई कहेगी नहीं, बैटिंग के लिए आपकी एक बड़ी जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग का होना जरूरी है, आप एक क्लेवर माइंडेड, एक गिल्टी माइंड पर्सन हो प्लस क्लेवर माइंडेड। तो आप ऐसा तो वो शख्स नहीं है, वो एक माइनर है या फिर वो अनसाउंड पर्सन है, तो उसे तो कॉन्सिक्वेंसेस के नहीं पता ना अपने रिजल्ट्स का तो वो कैसे तरगीब दे सकता है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट देखें कि अगर एक शख्स जो कि इंस्टिगेट करता है, वो ये सोचता है कि भाई अगर मैं कोई ऐसा ही शख्स ढूंढ लूं जो कि माइंड अनसाउंड माइंड है और माइनर है, उससे ये काम करवाऊं, उससे ये ऑफेंस करवाऊं, तो उस वो भी पकड़ा नहीं जाएगा, बाद में पता चलेगा क्या नाम आता है क्या नहीं। अब जो तरगीब देने वाला जो बेटर है, इस सिचुएशन में किसी शख्स का माइनर को यूज करना और फिर अनसाउंड माइंड पर्सन को यूज करना उसे अबेटिक के ऑफेंस से नहीं बचा सकता। वो जब बल्कि ज्यादा फंसने के लायक है, जब पता चलेगा कि एक माइनर से और एक अनसाउंड पर्सन से करवाया, तो उन्होंने पूछना है, कानून ने ये ढूंढना है कि भाई इसके पीछे था कौन शख्स। ऑफ कोर्स बैटमेंट करने वाला शख्स आ जाएगा, बेटर आ जाएगा, तो बात तो नहीं ना छुपी। तो ये है, वो कहते हैं ये चीजें मटेरियल हैं कि भाई आपने ऑफेंस में, मेन ऑफेंस में बैटिंग की, आपने ऑफेंस से मिलते जुलते कोई फेल के अंदर बैटमेंट की, या फिर आपने जी कैपेबल ऑफ माइंड पर्सन जो है वो उस शख्स को यूज नहीं किया, तो आप पे बैटिंग कम ही हो जाएगी या उसकी सजा ज्यादा कम हो जाएगी, नहीं। आप फिर ज्यादा होशियारी आपने की, एक तो आप चोर, वो कहते हैं जो चोरी और फिर सीना चोरी, तो वो वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, फिर आपकी सजा दुगनी हो सकती है। तो ये बेटर कॉन्सेप्ट है 108 के अंदर, कि बेटर कैसा शख्स है कि उसने, वो बस गिल्टी माइंड से इन्वॉल्व हो गया, वो बेटर है। वो चेन में ए था, बी था, सी था, चाहे जी था, ठीक है, ये चीज आ जाती है अब यहाँ तक हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज है कि अबेटमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, उसके अंदर 3 एक्सप्रेशन है, उसका तस्करा हो गया। फिर 108 पे हमने अबेटर जो है उसका तस्करा किया कि वो कैसा शख्स हो सकता है और उसकी कैपेसिटी उसके अंदर क्या हो सकती है। फिर इसके अलावा हमने दो ऐसे
चीजों का तस्करा किया कि जिसकी वजह से ये ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होती है कि एक तरफ तो आप बिल्कुल मिसरिप्रेजेंटेशन करते हैं और दूसरे पॉइंट पे आप कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट कर रहे हैं, और वो भी बिल्कुल तरीके से, यानी कि जो शख्स है बेटर, उसे बहुत अच्छे से पता है कि वो क्या कर रहा है और उसे अच्छे तरीके से अपने कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाजा है जो व्यक्ति क्रिएट करता है। अब हमारा जो है ये टॉपिक, इसके अंदर मुख्तलिफ ऑफेंसेस का तस्करा करके बैटिंग को साथ जोड़ा गया है कि अगर कुछ एक्सप्रेशंस हैं, आपको पता है कि जिस तरह से हमारी पीपीसी का बड़ा जबरदस्त अंदाज है कि डेफिनेशन से स्टार्ट होते हैं, फिर उसके बाद उसके एलिमेंट्स जो हैं उसको देखा जाता है, फिर उसके बाद ऑफेंसेस को कोलैटरली डील किया जाता है। एक ऑफेंस के साथ अगर दूसरी ऑफेंस हुई तो, और फिर मुख्तलिफ सजाओं का तस्करा करके हीनियसनेस, हर आने वाला नया सेक्शन जो है वो अपनी हीनियंस बढ़ाता जाता है। अब हमारा जो यहाँ पर मामला है, इसके अंदर कुछ सूरतें हैं। जिस तरह से अगर हम देखें तो पहली चीज ये है कि ऐसे जुराइम कि जिसमें अबैटमेंट है लेकिन वो पाकिस्तान में की गई है, और जुराइम जो है वो पाकिस्तान से बाहर है, मतलब इंस्टिगेशन पाकिस्तान में है, उसकी आनत, उसकी बैटिंग, जबकि किराए बाहर के ममालिक में जाते हैं। फिर उसके बाद दूसरा हमारा इसके अंदर पॉइंट बनता है कि अगर अबैटर जो है वो फेल का इर्तिकाब आनत के नतीजे में हुआ और उसकी सजा के लिए कोई वाज़ेह हुक्म ना दिया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारा दूसरा पॉइंट है। इसमें ये चीज बताई गई है कि एक ऐसी ऑफेंस, जिस तरह के, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि अबैटमेंट की सजा भी वो कहते हैं उसी तरह की मिलती है जिस तरह की ऑफेंस के लिए उसने अबैटिंग की होती है। जिस तरह की अगर उसने ऐसी सजाओं, ऑफेंसिस से रिलेटेड अबैटमेंट की है कि जिसकी सजाए मौत या डेथ के बराबर है, तो भाई अबैटर भी उसी तरह का मजा चखेगा। अब हमारा जो ये सेक्शन है, जो कि मैं आपको बता दूं कि हमारा कौन सा सेक्शन है ताकि आपको थोड़ा इसके बारे में नॉलेज हो जाए। पनिशमेंट और अबैटमेंट हमारा पाकिस्तान वाला, हाँ पाकिस्तान वाला है कि पनिशमेंट ऑफ अबैटमेंट इफ एक्ट अबैटेड कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंसेज एंड वेयर नॉट स्पेस प्रोविजन इज मेड फॉर इट्स पनिशमेंट। कंसेप्ट है हमारा 109 का, और इसी तरह से मैं आपको डील करवाती हूँ कि अबैटमेंट जो है वो ऐसी पनिशमेंट से रिलेटेड है 109 के, ऐसी सजाओं के बारे में है, सॉरी ऐसी ऑफेंसेस के बारे में है हमारी अबैटमेंट के, जिन ऑफेंसेस की सजा पाकिस्तान पिनल कोड में मेंशन नहीं है, डिक्लेयर्ड नहीं है 109 में, तो फिर अबैटर को क्या सजा मिलेगी, तो उसके बारे में ये चीज बताई गई है कि किस तरह से इस चीज को देखा जाएगा। उसके बाद हमारा आ जाता है 110 सेक्शन है, उसमें बताया गया पनिशमेंट ऑफ अबैटमेंट इफ पर्सन अबैटेड डज एक्ट विद डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम दैट ऑफ अबैटर। अब कहते हैं कि एक शख्स जो कि पनिशमेंट जो कि अबैटर है 110 में, उसने बड़ा दूसरे पर्सन को इंस्टिगेट किया और उसने ये समझा कि इसी सेम इंटेंशन से वो चलेगा, लेकिन जो दूसरा शख्स है उसकी अपनी भी एक इंटेंशन है, क्योंकि अल्लाह ताला ने दिमाग तो उसे भी दिया है, और वो जरा अपनी फर्क इंटेंशन के साथ वो एक्ट करता है। तो क्या बेटर की जो सजा है उसमें कोई हेर फेर हो सकता है इस चीज में कि भाई बेटर की इंटेंशन तो ये थी और यही इंटेंशन ये दूसरे शख्स के थ्रू उससे उकसाना चाह रहा था इस इंटेंशन पे, लेकिन दूसरे ने अपनी इंटेंशन यूज कर ली, तो बेटर का क्या सीन होगा। ये 110 के अंदर है। 111 है लाइबिलिटी ऑफ अ बेटर व्हेन वन एक्ट अबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट डन। अब इसमें हम कहते हैं 111 के अंदर के एक एक्ट जो कि अबेटेड था थ्रू अबेटर के, यानी कि अबेटर ने बताया कि भाई तुमने ये करना है। अब जिस शख्स को कहा उसने कोई डिफरेंट एक्ट कर दिया, तो अब जो बेटर है उसके ऊपर क्या जो है वो जिम्मेदारी आयद होगी कि जबकि उसने एक्टिव वो नहीं किया जिसकी बैटिंग हुई थी। तो ये हमारा 111 के अंदर। 112 है अ बेटर व्हेन लायबल टू cumulate cumulative punishment for act abetted and for act done। अब इसमें जो सिचुएशन है वो ये चीज आती है कि एक एक्ट जो है वो डिफरेंट एक्ट्स का मजमूआ है, जिसके अंदर से कुछ करने वाले शख्स ने अबेटर के किए पर किए हैं और कुछ एक्ट्स उसने खुद कर लिए हैं, कुछ हालातों वाकयात पर मबनी थे। तो जो अबेटर है उसको उसमें से कौन सी सजा मिलेगी।
इस तरह से ये सारी चीजें जो है वो मौजूद हैं इस सेक्शंस में, डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशंस के साथ। इसी तरह से ऐसे जुर्म में आनत जिसके लिए सजाए मौत या हब्स दुआ मुकर्रर है अगर जुर्म का इर्तिकाब ना हुआ हो। अब इसमें भी सजा है कि हम जिस तरह से पहले पढ़ चुके हैं कि अबैटमेंट की कंप्लीशन के लिए उस ऑफेंस का जिसकी अबैटमेंट की गई उसका मुकम्मल होना जरूरी नहीं है। बस इतना ही काफी है कि उसने दूसरे शख्स को इंस्टिगेट कर दिया, कंप्लीशन ऑफ अबैटमेंट हो गई है। अब ये दूसरा मरहला है कि कमीशन ऑफ ऑफेंस हुई, यानी कि अबैटमेंट करने वाले ने अपना काम पूरा किया। अब उसकी बुरी और जो है वो वक्त आया हुआ है कि जो वो ऑफेंस है वो भी कमिट हो जाए, फिर वो कोलैटरल हो जाए, फिर सजा उसकी बढ़ जाए। फिर इसमें यह भी देखा जाता है कि उसने किस किस्म के ऑफेंस की जिसकी सजाएं अगर ज्यादा है तो बेटर को भी वैसे ही सजा मिलनी है। अब ये चीज भी मैटर करती है कि जो बेटर है, एक तो उसने बैटिंग की और दूसरा वो जब कमीशन ऑफ ऑफेंस होनी थी तो वो उस टाइम पे उस वक्त मौजूद था। ये चीज उसकी सजा को और बढ़ा देगी, उसकी सेम वैसी सजा हो जानी है जिस तरह के उस शख्स के करने वाले की। एक शख्स है जो कि अबैटर है, उसने दूसरे शख्स को उकसाया कि भाई तुमने फलां बंदे का कत्ल करना है, और जिस दिन कत्ल करना था उस स्पॉट पे उस जगह पे अबैटर भी साथ मौजूद है, और दोनों मौजूद होकर उसकी तीसरा शख्स कत्ल करते हैं। तो अबैटर जो है वो भी सेम वैसे ट्रीटमेंट का जो है वो जवाबदेह है जिस तरह से एक कातिल है। तो उसकी एग्जिस्टेंस होना वहां पर मजीद उसको बढ़ा देती है उसकी चीज को कि भाई एक तो तुमने बैटिंग की, एक गलत काम पे उकसाया, फिर साथ और मजीद उस कमीशन में भी खड़े हुए हो, साथ मौजूद हो सकता है सहूलतकार हो। तो ये सारी चीजें इसके अंदर जो है वो मौजूद है। फिर इसके अंदर है ऐसे जुर्म में आनत करना जिसका इर्तिकाब अवामुन नास या 10 से ज्यादा आदमी करे। अब इसकी एक और शदीद सजा हो जाती है, और वो ये है कि अगर करने वाले मतलब बेटर्स जो हैं उनकी एक चेन हो, यानी कि प्रॉपर प्रॉपर एक कॉन्स्पायरेसी का कॉन्सेप्ट मौजूद हो, इंस्टिगेट करने वालों का एक ग्रुप मौजूद हो। तो उसमें ये चीज नहीं देखी जाएगी कि किसकी कौन सी पोस्ट थी और कौन सहूलतकार था, कौन असला पहुंचाने वाला था, किसने वेपन का बंदोबस्त किया, किसने सलाह मशवरा दिया। ये सब के सब इतनी थोड़ी सी भी वो उस जगह पे मौजूद है और वो उसने थोड़ी सजेशन भी दे दिया जब बाय वर्ड्स हो, वो भी बेटर है, वो इस चीज से मुस्तस्ना नहीं है। और फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो कि मैं बिल्कुल इसका तस्करा इससे मैं करना चाहूंगी कि हमारे पूरे पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर जहां पर एक प्राइवेट पर्सन और एक पब्लिक सर्वेंट का कॉन्सेप्ट आता है, वहां पर काफी फर्क पड़ जाता है। अब ऐसे शख्स का किसी दूसरा शख्स जो पब्लिक सर्वेंट है उसके साथ कुछ गलत करना, वो भी उसको ज्यादा सजा में डाल सकता है, यानी कि प्राइवेट पर्सन को। इसके अलावा एक पब्लिक सर्वेंट का कुछ गलत काम करना, यानी कि वो ड्यूटी बाउंड है कि वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करे, लेकिन वो तो सजाओं में मुलव्वस होता रह रहा है, वो तो ऑफेंसेस करता रहा है, वो तो खुद इंस्टिगेटर है, वो तो खुद अबैटर है। तो वो अगर उसको एक प्राइवेट पर्सन जितनी सजा मिलनी थी ना, उसकी पब्लिक कैपेसिटी की वजह से उसको उससे दुगनी सजा मिलेगी। यह हर ऑफेंस के अंदर है कि जहां पर करने वाला एक पब्लिक सर्वेंट है तो वो फिर अपनी सजा को भी बहुत इंजॉय करेगा क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट है। सो होपफुली कि ये चैप्टर जो है वो आपको काफी अच्छे से समझ आया होगा कि जो हमारा अबेटमेंट है, हमारी जो अबेटमेंट और अबेटर का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इसके बेसिक एलिमेंट्स कौन से हैं, अबेटमेंट के ऊपर कमीशन ऑफ ऑफेंस का कितना जो है वो असर पड़ता है, एक अबेटर की कैपेसिटी क्या है और एक अक्यूज्ड की कैपेसिटी क्या है, और ऐसे जुराइम कि जिसके अंदर सजा उम्र कैद की है या हफ्ते बेजा की है या फिर सजाए मौत है, तो ऐसी सजाओं की और ऐसी ऑफेंसेस की जब आप अबैटमेंट करते हैं तो उसके क्या नतायज होते हैं। फिर इसके अलावा कि जब आपने किसी शख्स को इंस्टिगेट किया तो वो ना सिर्फ आपकी इंटेंशन को यूज करता है बल्कि वो कुछ चीजों में अपनी इंटेंशंस भी यूज करता है, और फिर जिस चीज पे आपने उसे इंस्टिगेट किया, जिस एक्ट पे, वो स्पेसिफिक एक्ट नहीं करता, वो कोई और एक्ट करता है, तो क्या आप उसके मुलजिम ठहराए जाएंगे।
तो हकीकतन ऐसा ही है कि इसको प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस के कॉन्सेप्ट में डील किया जाता है कि उकसाने वाले तो आप ही थे ना, शायद तो आपने ही दी थी ना। उसके बाद चाहे उसने अपनी इंटेंशन जो है वो अपना दिमाग भी लड़ाया, वो भी इंटेलिजेंट था, आप भी इंटेलिजेंट थे, फिर मिल मिला के इंटेलिजेंसी की जो सजा थी वो बहुत अच्छी मिली दोनों को। होपफुली आपको ये लेक्चर जो है वो अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से बेहतर लगा होगा और काफी यूजफुल रहेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।